क्रिस्तोफ जाफ्रोलो की पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण के पिछले एपिसोड में हम इसके 3rd चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं और शुरू में ही हमने डॉक्टर अंबेडकर के विचार जाने, जिसमें वे कहते हैं कि समय के साथ साथ किस तरह उनके विचार अब पहले से ज्यादा परिपक्व हुए हैं और हिंदू धर्म चूंकि असमानता पर टिका हुआ है, इसलिए अब उन्हें इसे छोड़ देने में ही बेहतरी नजर आती है। उसके बाद हमने जाना कि समय कोई भी हो, डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स को हमेशा नेग्लेक्ट यानी कि नजरअंदाज किया गया है सभी विद्वानों द्वारा। इसके पीछे की वजह शायद ये होगी कि डॉक्टर अंबेडकर ने पाश्चात्य विद्वानों ने जो जाति को लेकर एक धारणा बना रखी थी कि ये रंग भेद की तरह ही कोई और चीज है, उसको वे ध्वस्त करते हैं और उन पर निशाना साधते हैं कि जाति के बारे में पश्चिमी विद्वानों को कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है ये भी एक वजह रही हो डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स को भारतीय विद्वानों सहित पश्चिम के विद्वानों द्वारा भी नजरअंदाज किया जाना। इसमें 2 संदर्भ हैं जो मैं देना चाहूंगी पिछले एपिसोड के। वो ये हैं कि भारत के पहले मानव शास्त्री माने गए हैं गोविंद सदाशिव घुर्रे, लेकिन उनसे दशकों पहले डॉक्टर अंबेडकर जो है जाति व्यवस्था की जड़ों के ऊपर शोध करना शुरू कर चुके थे। 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रस्तुत किया गया उनका रिसर्च आर्टिकल इसी बात की ओर इशारा करता है। और दूसरा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो जातियां हैं, जो जाति है, उसको एक बंद वर्ग की संज्ञा दी है, यानी कि क्लोज्ड क्लास। और आगे जाकर यही M.N. श्रीनिवासन ने 40 साल बाद इसे संस्कृतिकरण शब्दावली देकर ज्यादा पुख्ते तौर पर बताया है। तो अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे, चर्चा को लेकर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। और अब हम बहुत सी ऐसी बातें भी पढ़ेंगे जो हम पहले एनालिसिस ऑफ कास्ट में पढ़ चुके हैं। उसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें भी पढ़ेंगे जो पहले कभी नहीं पढ़ी हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इसके आगे जाते हुए अंबेडकर ने एमिल सेनार्ट, J.C. नेस्फील्ड और डेंजिल इबेटसन से लेकर H.H. रिजले तक के कई दूसरे पश्चिमी लेखकों पर भी निशाना साधा। तो ये कोई अनायास ही थोड़ी था जो डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स को नजरअंदाज किया जा रहा था। सभी लेखकों द्वारा डॉक्टर अंबेडकर ने एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ जातियों को डिफाइन किया, जबकि दूसरे लोग इसे कभी रंग भेद की तरह देख रहे थे, कभी ये समझ रहे थे कि आर्यन यहां पर आए और द्रविड़ियन को उन्होंने गुलाम बनाया, जैसा कि बाकी देशों में प्रचलन में था। जबकि जातियां उससे बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट था जो किसी विदेशी की समझ में नहीं आ पा रहा था। तो इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स को भी सिलसिलेवार नजरअंदाज किया जा रहा था। उनका कहना था कि इन लेखकों ने जाति को जातियों की व्यवस्था के भीतर गुथी एक इकाई के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वायत्त इकाई के रूप में परिभाषित किया है। फुटनोट 9। B.R. अंबेडकर कास्ट इन इंडिया, पेज 8। उन्होंने इसी स्वर में यह भी लिखा कि एक जाति का होना संभव नहीं है, जातियां सिर्फ बहुवचन में ही विद्यमान होती हैं। जाति जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल जातियां होती हैं। पूर्वोत्तर पृष्ठ 20। कि भारत में कोई एक जाति नहीं है, यहां तो जातियां हैं। इसलिए जब बात जातियों के ऊपर करें तो जातियां ही काउंट होंगी, अकेले कोई एक जाति काउंट नहीं हो सकती। जातियां एक व्यवस्था को रचती हैं और इसलिए अंबेडकर के सिद्धांत में ब्राह्मण दूसरे समूहों के लिए नकल का लक्ष्य थे। पिछले एपिसोड में हमने ये भी जाना था कि किस तरीके से जातियां बनाने में ये जो इमिटेट करने की प्रक्रिया है उसने बहुत बड़ा योगदान दिया। कैसे शुरुआती दौर में ही ब्राह्मणों ने अपने आप को एक क्लोज कैटेगरी के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया और दूसरे लोग उनको इमिटेट करने लगे, जिसकी वजह से जाति जो है वो व्यवस्था में तब्दील होती चली गई। अंबेडकर ने जोर देकर कहा कि भारत की बेजोड़ समरूपता विद इन ब्रैकेट दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो संस्कृति की एकता के मामले में भारतीय प्रायद्वीप का मुकाबला कर सके। फुटनोट 10। B.R. अंबेडकर कास्ट इन इंडिया, पेज 6। जाति व्यवस्था से ही पैदा हुई है क्योंकि ब्राह्मण समूचे उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। जैसा कि पीछे जिक्र किया गया है, अंबेडकर ये मानते हैं कि ब्राह्मण खुद जाति व्यवस्था नहीं थोप सकते थे।
तो ये बात हमने एनालिएशन ऑफ कास्ट में पढ़ी थी और बहुत अच्छे से डॉक्टर अंबेडकर ने उसमें इस चीज को डिफाइन किया है। फुटनोट 11, बी आर अंबेडकर कास्ट इन इंडिया, पेज 16। इसके विपरीत उन्होंने ये तर्क दिया कि इस तरह का सामाजिक संगठन ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और अपनी निम्नता के बारे में दूसरी जातियों के विश्वास से ही अस्तित्व में आ सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, फुटनोट 12, बी आर अंबेडकर कास्ट इन इंडिया, पेज 17 एंड 19। तो जिस तरीके से ब्राह्मणों में श्रेष्ठता का भाव है, वैसे ही निम्न जातियों में, शूद्रों या अस्पृश्यों में जो है वो हीन बोधता का भाव है। वो अपने आप को खुद ही हीन समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनमें कोई मेरिट ही नहीं है, मेरिट सिर्फ ब्राह्मणों के पास ही हो सकती है। तो आपने खुद को हीन समझा। तो यहां पर संत रविदास जी की बात एकदम सही बैठती है कि उनमें अपने चमार होने को लेकर कोई हीन बोधता नहीं थी। वे फख्र से कहते थे कि मेरी जाति चमार है और मैं एक श्रमजीवी हूं, उस ब्राह्मण से बेहतर हूं जो दूसरे के श्रम पर पलता है। तो यही एटीट्यूड बाकियों को भी रखना होगा यदि जाति का उन्मूलन वाकई चाहते हैं तो। यह विश्लेषण न केवल श्रीनिवास के विश्लेषण की बल्कि लुई ड्यूमा द्वारा दी गई जाति व्यवस्था के समग्र चरित्र की अवधारणा का भी पूर्वापेक्षा है। तो अब यहां पर ये एक स्पेशल शब्द है, पूर्वापेक्षा। इसका क्या मतलब होता है? कड़ी से कड़ी जुड़ते चले जाना, कॉन्टिन्यूटी बने रहना। जैसा कि एग्जाम्पल देती हूं, आज का जो एपिसोड है शुरू करने से पहले मैंने पिछले एपिसोड में क्या पढ़ा था उसका एक छोटा सा सिनॉप्सिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और हर एपिसोड में करती हूं ताकि पिछले एपिसोड से आज के एपिसोड की कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। उसी को पूर्वापेक्ष कहते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो भी कुछ लिखा उसके बाद जितने भी लोगों ने जातियों के ऊपर लिखा, तो वो लगता है जैसे डॉक्टर अंबेडकर के लेखन के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं कड़ियों के तौर पर, एपिसोड दर एपिसोड। तो शुरुआत जो है साइंटिफिक अप्रोच के साथ सबसे पहले कह सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने ही की। जातियां परस्पर स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहती बल्कि वे एक व्यवस्था के रूप में ही जीती हैं। यहां मूल बात यह है कि निचली जातियों द्वारा ऊंच नीच को आत्मसात कर लेना, जो कि इस मान्यता का परिणाम था कि ब्राह्मणवादी मूल्य व्यवस्था सार्वभौमिक रूप से दूसरे समुदायों से श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों ने अपने आप को श्रेष्ठ माना, लेकिन उससे ये व्यवस्था नहीं पनपी। ये व्यवस्था तब पनपी जब दूसरी जातियों ने खुद ही ये मान लिया कि वो ब्राह्मणों से कमतर हैं। ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर यहां पर। संस्कृतिकरण की अवधारणा आंशिक रूप से इसी विचार के साथ आगे बढ़ती है। फुटनोट 13, लुई डुमोंट, होमो हायरकियस, माफ कीजिएगा ये फ्रेंच में नाम है और मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूं तो इसे रहने देते हैं। लुई डुमोंट की किताब है, 1966 में छपी है ये। ड्यूमा भी लगभग एक जैविक नजरिए से इस बंदोबस्त को देखते हुए इस उपमा का सहारा लेते हैं। समग्र के सामने समर्पण के माध्यम से जाति खुद को पृथक कर लेती है। जिस तरह भुजा और उदर की कोशिकाएं एक ही शरीर का हिस्सा होते हुए भी एक दूसरे से पृथक ही रहती हैं। फुटनोट 14, सेम बुक का, जो पहले मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकी, फ्रेंच में उसका नाम है, नहीं जानती उसका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, माफ कीजिएगा। उनके विचार में जाति व्यवस्था इसलिए समन्वित है क्योंकि उसके घटक अंग एक दूसरे के लिए पूरक भूमिकाएं अदा कर रहे हैं। ड्यूमा भी ऊंच नीच को नजरअंदाज तो नहीं करते, मगर उसमें वर्चस्व और अधीनता की विशेषताओं, यहां तक कि सामाजिक उत्पीड़न के आयामों तक को भी नजरअंदाज जरूर कर देते हैं। और अंबेडकर इन्हीं आयामों पर सघन विद्रोह के भाव से जोर देते हैं। तो दूसरे जो थिंकर्स हैं जाति को लेकर और डॉक्टर अंबेडकर के सोचने में यही एक बेसिक फर्क है। वो लोग भी मानते हैं कि कैटेगराइजेशन है और जो है
एक जाति का दूसरे जाति के ऊपर वर्चस्व है, ये तो वे मानते हैं कि क्लास वॉर है यहाँ पर, लेकिन कास्ट वॉर में किस तरीके से जातिगत उत्पीड़न होता है उसको वो साफ तौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर का शोध जो है वो इसी बाबत है कि जातीय व्यवस्था के जरिए जातिगत उत्पीड़न। अब इसके आगे का ब्यौरा जरा ध्यान से सुनिएगा, कैसे डॉक्टर अंबेडकर जो है वो लुई ड्यूमा के थ्योरी को खारिज करते हैं और ये बताते हैं कि कहां से इसकी उत्पत्ति हो रही है, जाति व्यवस्था कैसे शुरुआत इसकी हुई और इसकी शुरुआत में किस तरह के घालमेल किए गए। जरा ध्यान से सुनिए, दिलचस्प है। अपनी तुलनात्मक रूप से परिपक्व रचनाओं, खास तौर से हु वर द शूद्रास 1947 में अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के पीछे मौजूद बुनियादी मान्यताओं का विस्तार से पुनर्विश्लेषण किया। उन्होंने वैदिक ग्रंथों, खास तौर से ऋग्वेद का व्यवस्थित और तर्कशील ढंग से विश्लेषण किया, जिसमें उन्हें पुरुष सूक्त के रूप में जाति की उत्पत्ति का मिथक मिलता है। मिथक काल्पनिक कहानियां, मनगढ़ंत स्टोरीज जो होती हैं। इस मिथक के अनुसार मानव समाज विराट पुरुष के अंगों की बलि से पैदा हुआ है। पुरुष सूक्त के मुख्य छंद के अनुसार उसका मुख ब्राह्मण बन गया, योद्धा क्षत्रिय अर्थात उसकी भुजाओं से उत्पन्न हुए, उसकी जंघाएं वैश्य बनी, उसके पांव से सेवक अर्थात शूद्र पैदा हुए। फुटनोट 15। अब इसके आगे फुटनोट 15 में जो नाम है वो फ्रेंच नेम है, तो मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी ठीक से, माफ कीजिएगा। अंबेडकर इस बात पर भी जोर देते हैं कि उत्पत्ति की ओल्ड टेस्टामेंट की धारणा के विपरीत ये ब्रह्मांडिकी मानव समाज की उत्पत्ति के लिए किसी व्यक्ति को नहीं, समूह को श्रेय देती है। यह एक वर्ग विभाजित समाज के आदर्श का पाठ पढ़ाती है। फुटनोट 16। बी आर अंबेडकर हु वर शूद्रास, हाउ दे केम टू द फोर्थ वर्ना इन द इंडो आर्यन सोसाइटी, इन डॉक्टर बी आर अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 7, बॉम्बे, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 1990, पेज 25। इससे बढ़कर ये वर्णों को एक दूसरे का पूरक बनाने, लिहाजा समाज के संचालन में मददगार साधन मानती है। अब इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर बताती हूं। मूल रूप से टकराव मुक्त ऐसे समाज की कल्पना स्वाभाविक रूप से ब्राह्मणवादी दर्शन से हुई। सामाजिक संबंधों में सूत्रबद्ध करने वाले तमाम संस्कृत साहित्य की तरह विश्वोत्पत्ति के इस दर्शन के रचयिता भी ब्राह्मण हैं। वही वर्ण व्यवस्था को एक धार्मिक वैधता प्रदान करते हैं। अंबेडकर इसी योजना के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे, जो कि न केवल वर्गीय संरचना को कुदरती और आदर्श बना देती है, बल्कि इसे पवित्र और दैवी आवरण भी प्रदान करती है। फुटनोट 17। अगेन बी आर अंबेडकर हु वर शूद्रास से है और पेज नंबर 26। तो ये सबसे बड़ी बात है। एनालिसिस ऑफ कास्ट में हमने ये सारी बातें डिस्कस करी थी कि किस तरीके से एक धार्मिक जामा पहना दिया है इस अमानवीय व्यवस्था को, जो जाति व्यवस्था है, जिसमें ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं और शूद्र और अस्पृश्य, उनके माइंड की कंडीशनिंग ऐसी कर दी है कि आप तो इसी चीज के लिए हो। उन्हें खुद ही लगने लगा है कि हाँ, हम वाकई इतने निम्नतर हैं, हमें पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। उन्होंने पुरुष सूक्त में निहित जैविक तर्क को भी चुनौती दी। अब ये चुनौती क्या है, ये सुनिए। अलग अलग वर्गों को शरीर के अलग अलग हिस्सों के समतुल्य बताना कोई संयोग की बात नहीं है, यह एक सोची समझी योजना है। तो जितने भी धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं वो सोचे समझे मस्तिष्क की उपज है। इस योजना के पीछे मकसद यह है कि एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढा जाए जो दो समस्याओं को एक साथ हल कर दे। एक, चारों वर्गों के काम तय कर दिए जाएं, और दूसरी तरफ एक सुनिश्चित योजना के अनुसार चारों वर्गों का क्रम तय कर दिया जाए, कि मतलब माइंड की कुछ ऐसी कंडीशनिंग हो कि लोग खुद ही वर्गों में और जातियों में कैद हो जाएं। अलग अलग वर्गों को रचयिता की देह के अलग अलग हिस्सों के बराबर रखने का उद्देश्य यही है।
देह का प्रत्येक अंग एक वर्ग की श्रेणी तय कर देता है और यह श्रेणीबद्धता वर्गों की भूमिका तय कर देती है। ब्राह्मण को रचयिता के मुख के बराबर रखा जाता है। चूंकि मुख पूरे शरीर में सबसे सम्मानित भाग है, इसीलिए ब्राह्मण भी चारों वर्गों में सबसे सम्मानित हो जाता है। वह वर्गों के क्रम में सबसे सम्मानित है, इसीलिए उसे सबसे सम्मानित काम दिया जाता है। उसे ज्ञान एवं शिक्षा के संरक्षण की भूमिका दी जाती है, जिसे वो बिल्कुल भी ईमानदारी से नहीं निभाते हैं। क्षत्रिय को रचयिता की भुजाओं के समकक्ष रखा जाता है। मनुष्य की भुजाओं और पैरों में से भुजाएं ही मुंह के सबसे निकट आती हैं, लिहाजा क्षत्रिय को ब्राह्मण के ठीक नीचे जगह मिलती है और उसे ज्ञान संरक्षण के बाद दूसरा सबसे सम्मानजनक काम सौंपा जाता है, युद्ध करना। वो भी ठीक से नहीं कर सके और बार बार जो है देश गुलाम ही बनता रहा हर तरीके से। वैश्य को रचयिता की जंघाओं के समकक्ष रखा गया है। हाथ पांव में जंघाएं भुजाओं के ठीक नीचे आती हैं। फलस्वरूप वैश्य को क्षत्रिय से निचला स्थान मिलता है। उसे उद्यम और व्यवसाय का काम सौंपा जाता है, जो प्राचीन काल में योद्धा के नीचे स्थान पाता था। शूद्र को रचयिता के पांव के समकक्ष रखा गया है। मानव शरीर में पैर ही सबसे नीचे और सबसे हेय अंग होते हैं। चुनाचे शूद्र को सामाजिक व्यवस्था में भी सबसे निचली पायदान दी जाती है। उसे एक सेवक या टहलुआ के रूप में काम करने का सबसे हीन काम मिलता है। फुटनोट 18 पूर्वोक्त पृष्ठ 32-3 जैसा कि जे श्लैंगर लेस मेटाफॉर्स डू कॉर्प्स पेरिस व्रिन 1971 में दिखाया गया है कि शरीर की जो उपमाएं दी जाती हैं वे यूं ही किसी अज्ञानता का परिणाम नहीं होती हैं। इस किताब की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट कराने के लिए मैं ओलिवे हेरिनमिस्ट का आभारी हूं। तो ये बेहद सोची समझे चाल के तहत ऐसा किया गया है कि सिंबोलिज्म जिसे कहते हैं ना, सांकेतिक रूप से आपको ये बता दिया गया है कि ब्राह्मण जो है वो मुख से पैदा हुए इसलिए सबसे सम्मानीय है, शूद्र एकदम पैरों से पैदा हुए हैं इसलिए सबसे ज्यादा अपमानित हैं। अंबेडकर की नजर में पुरुष सूक्त एक बिल्कुल अनूठी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करता है, क्योंकि ऐसा और कोई समाज नहीं है जहां सामाजिक वर्गों को अधिकृत रूप से नियत, निश्चित और स्थायी स्थान दिया गया हो और उन्हें ऊपर की ओर बढ़ते सम्मान और नीचे की ओर बढ़ते अपमान के क्रम में श्रेणीबद्ध किया गया हो। फुटनोट 19 B.R. अंबेडकर हु वर शूद्रास पेज 26। तो खासा व्यंगात्मक शैली में इस बात को वे लिख रहे हैं कि जाति व्यवस्था जो है वो हिंदू धर्म की ही सिर्फ एक्सक्लूसिविटी है, किसी और जगह आपको ये देखने को नहीं मिलेगी। इस सरहद के पार जाते ही, पहले ऐसा माना जाता था कि सरहद के पार जाते ही ये जाति व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत पहले ही 1916 में ही कह दिया था कि यदि हिंदू इस देश से बाहर जाते हैं तो जाति जो है ग्लोबल समस्या बन जाएगी, और अब वो बन भी रही है। इसीलिए शायद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रिजर्वेशन की मांग उठने लगी है। व्यवस्था की विशिष्टता इसी परतबद्ध असमानता यानी कि ग्रेडेड इनइक्वालिटी के दम पर टिकी है, जिसका अंबेडकर अपनी रचनाओं और भाषणों में बार बार हवाला देते हैं। इस बात पर ओलिवे हेरिनमिस्ट ने भी प्रकाश डाला है। अंबेडकर अपनी आखिरी किताब में बताते हैं कि ऊपर की ओर बढ़ती घृणा और नीचे की ओर बढ़ते अपमान की ऐसी व्यवस्था टकराव का एक स्थायी स्रोत हो सकती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है, आज के मौजूदा हालात बिल्कुल यही हैं। कैसे, ये मैं आपको बताती हूं, पहले फुटनोट सुन लीजिए। फुटनोट 20 B.R. अंबेडकर द बुद्ध एंड हिज धम्मा इन द डॉक्टर B.R. अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 11 बॉम्बे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 1992 पेज 91। इस किताब में उन्होंने सम्मान और अपमान के स्थान पर घृणा और अपमान शब्दों का प्रयोग किया है, जो उनकी सोच में एक बदलाव को दर्शाता है। वे इस व्यवस्था को एक अनिवार्य तत्व जो ऊपर हैं उसके प्रति सम्मान को कम महत्व देते हुए अपने दिल में पैदा होने वाले ज्यादा स्वतः स्फूर्त भावना उत्पीड़क के प्रति घृणा को जगह देते हैं। कि जैसे जैसे ऊपर के वर्णों से निचले वर्णों में अपमान
की भावना बढ़ेगी। जैसे जैसे ज्यादा अपमान करेंगे वैसे वैसे निचले तबकों में ऊपर के वर्णों के प्रति घृणा बढ़ती चली जाएगी और ये जो है वो एक टकराहट का कारण बनेगी। इसलिए मैंने कहा कि आज के मौजूदा हालात पर इसको बिल्कुल आप फिट करके देख सकते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग क्या है, किस तरीके से आज अस्पृश्यों और शूद्रों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। पहले भी होते रहे हैं, लेकिन एक तरीके से खुली छूट इन सब चीज के मामले में नहीं थी। तो इसी के साथ आज का हम एपिसोड समाप्त करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपनी बातों को पूरे तौर पर आप लोगों को समझाने में सक्षम हो पाई हूं, लेकिन फिर भी यदि कोई चीज मेरे से छूट गई हो समझाने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन अम्बेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।